हेलो दोस्तों, अगर गाड़ी बढ़िया चल रही हो लेकिन हम बार बार उसमें ब्रेक लगाते रहे, नीचे उतर कर चेक करते रहे कि बोनट कैसा है, डिक्की कैसा है, तो शायद गाड़ी का माइलेज जो है वो खराब होगा। और ऐसा आप शायद ना ही करेंगे दोस्तों। और सेम चीज हो रही है जब हम HDFC बैंक की बात कर रहे हैं। ये एक कॉन्सिस्टेंट कंपाउंडर रहा है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये 2-4 साल वाला लॉन्ग टर्म नहीं, ये 20-25 साल वाला लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। उनको अच्छा से उन्होंने रिटर्न कमा के दिए हुए हैं। तो जब वो लोग गाड़ी में शांति से बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ ही इन्वेस्टर होंगे, तो शॉर्ट टर्म ऐसी कंपनी में देखना सही नहीं है दोस्तों। ये पहला लेसन हमको आपको समझना है। देखिए, Q4 के इसके नतीजे आए हैं और देखिए इतने खराब माहौल में भी बहुत ही अच्छा नतीजा आया है। देखिए, अब बैंक होलसेल में फोकस कर रही है। रिटेल बैंक माना जाता है HDFC बैंक को कि ये रिटेल जो कस्टमर्स हैं उनको पर्सनल लोन देती है, या फिर आप ब्रांच बैंकिंग में भी देख सकते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस के जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं वो सब में फोकस होता है। लेकिन ये खुद मुझे आश्चर्य हुआ कि अब ये बड़े लोन दे रही है, होलसेल लोन दे रही है। होलसेल लोन दोस्तों कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, ये 2 लाख 10 लाख नहीं, ये 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ के लोन होते हैं। अब इसमें इससे पहले ICICI बैंक या फिर SBI बैंक ने हाथ जलाए हुए हैं, अब बहुत ठीक हो गया है। लेकिन ये सब मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि क्या हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री में। PSU बैंक्स आज भी हालत खराब है, नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे PSU बैंक्स ने पैसा नहीं बनाया है क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन, होलसेल लोन में वो लोग फंस गए थे। लेकिन HDFC बैंक वहां पर जा रही है, तो क्या ये रिस्की है? लेकिन एक तरीके से कॉर्पोरेट साइकिल भी हो रही है, लर्निंग भी सबने अपनी की हुई है, तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को रहेगा दोस्तों। अब देखिए, रेवेन्यू जो है 16% से ऊपर ग्रो हुआ है। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख सकते हैं 12% से ऊपर ग्रोथ हुआ है। लोन ग्रोथ आप देख सकते हैं 14% ग्रोथ हुआ है, लोन में भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम रिजल्ट में देखते हैं कि चलिए आपने लोन तो बांट दिए, पैसा आया कि नहीं, तो वो चीज हमको पता लगती है NPA से। मतलब 90 दिन तक जो पैसा है वो नेट NPA वो नहीं आया है, तो वो होता है नेट NPA, तो वो है 0.40। मतलब 100 रुपए की पूरी लोन बुक में 40 पैसा ऐसा है जो थोड़े तकलीफ में है, नहीं आया हुआ है। अब ये मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बताऊं कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, क्योंकि यहाँ पर SBI को थोड़ा सा अलग रख देते हैं। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 10% से भी ऊपर है। मतलब 100 रुपए में से 90 रुपए आए हैं, 10 रुपए आए नहीं है, जो कि बहुत ही खराब माना जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। और दूसरी चीज मुझे जो अच्छी लगी, शायद शेयर होल्डर्स को अच्छी ना लगे या कुछ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छी ना लगे, वो है कंपनी डिविडेंड। बैंक जो है डिविडेंड नहीं दे रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही प्रूडेंट अप्रोच है। ऐसा माहौल जहां पर कोविड फिर से दूसरी बार आ रहा है, तो बैंक कैश कंजर्व कर रही है। बैंक डिविडेंड दे सकती थी लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे रही है, तो ये एक बहुत ही प्रूडेंट डिसीजन है। तो ये जस्ट एक संक्षेप में हमने रिजल्ट बताया। टारगेट्स क्या है? सबसे पहले मॉर्गन स्टैनले देखिए ओवरवेट है और 2,000 रुपए का टारगेट है। उन्होंने कहने का है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग है और रिटर्न रेशियो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन नियर टर्म अनसर्टेनिटी है। तो दोस्तों अभी जो भी टारगेट्स या फिर जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी उसमें ये वाला पॉइंट हमको हर जगह देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट कुछ फार्मा कंपनी को छोड़ के। क्योंकि ये जो कोविड फिर से आया है तो फिर से अनसर्टेनिटी जैसा माहौल है। कुछ जगह में स्वेच्छा से कर्फ्यू हो रहे हैं, लॉकडाउन हो रहे हैं ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो सके। तो पिछली बार हमने देखा था कि वो लॉकडाउन तो हुआ था लेकिन उसमें इकोनॉमी की हालत खराब हो गई थी, लोगों के काम धंधे रोजगार बंद हो गए थे। तो वहां पर फिर क्या होता है कि लोग सामने पैसा भी ना दे पाए। तो इस बार गवर्नमेंट वो चीज नहीं चाहती है, तो इकोनॉमी भी चलती रहे, लोगों की आजीविका भी चलती रहे, लाइवलीहुड भी चलता रहे, और यहाँ पर कोविड से भी लोग बचते रहे। ये एक अप्रोच अभी चल रहा है दोस्तों, लेकिन एक अनसर्टन अप्रोच है दोस्तों। अगली चीज है सस्टेन मार्केट शेयर गोइन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है, जो कि बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी भी 70% से ज्यादा जो कासा है वो गवर्नमेंट बैंक्स के पास है, जो कि धीरे धीरे ऐसी उम्मीद है पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में शिफ्ट होगा धीरे धीरे। अर्निंग एस्टिमेट्स जो है वो अभी भी अनचेंज्ड उन्होंने रखे हैं। क्रेडिट स्विस उन्होंने क्या कहा है?
उन्होंने आउट परफॉर्म कहा है और 1700 रुपए का एचडीएफसी बैंक के लिए टारगेट दिया है। पर्सनली मैं बोलता हूं दोस्तों, ये सब जो टारगेट्स हैं एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत ज्यादा इतना मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि बैंक अगर बिजनेस करेगी तो ये टारगेट्स तो ऊपर होते ही रहेंगे अनटिल एंड अनलेस बैंक कुछ गड़बड़ ना कर दे, और वो चीज वहां पर बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने की है। और ये चौथा पॉइंट है। मतलब अब देखिए, एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग के बहुत सारे इश्यूज थे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू थे, तो आरबीआई ने क्या किया, उनको एक तरीके से पनिशमेंट दे दिया कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड बेच नहीं सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का अभी आजकल आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं, आपके पास कोई कॉल आ रहे होंगे या फिर कोई आरएम आपको बता रहा होगा। रीजन क्या है, आरबीआई ने ही मना कर दिया है कि आपको नहीं बेचना है। तो ये एक चीज है। तो ये चीज अगर ठीक ठाक हो जाए तो फिर एचडीएफसी बैंक में जो अनसर्टेनिटी है वो और अच्छी हो सकती है, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं, मतलब सर्टेनिटी हो सकती है दोस्तों। रोबस्ट ग्रोथ, बाकी आप बिजनेस में देखें तो ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी भी इनलाइन है, सब कुछ अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी अहेड ऑफ पीयर्स है। लेकिन अपने टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा काम कर दें तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए और अच्छा न्यूज आ सकता है, जो सर्विसेज है उन सब लेवल्स में दोस्तों। तो ये चीज आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। जेपी मॉर्गन 1800 रुपए का टारगेट दे रहा है। उनका भी कहने का है कि कोर परफॉर्मेंस अच्छा है। कोर परफॉर्मेंस हमने देखा दोस्तों, लोन बढ़ी है, कासा भी जो है वो बढ़ा है। पिछला जो वीडियो था जहां हमने डिटेल एनालिसिस की थी, हमने बताया था कासा रेशियो इनका बढ़ा है। किसी भी बैंक के लिए कासा बहुत ही सस्ता पैसा होता है, तो कासा अगर बढ़ गया है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि कासा बढ़ना चाहिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। फिर देखिए अर्निंग्स उनको लगता है कि थोड़ी सी मिस हुई है, क्योंकि बैंक्स ने अपने कॉन्टिजेंट प्रोविजंस बढ़ाए हैं। मतलब बैंक को ऐसा लगता है कि एनपीए बढ़ सकते हैं, तो हम थोड़ा सा पैसा अपने पास थोड़ा कंटिजेंसी के लिए रखते हैं। अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ है 19% अगले कुछ सालों में होने की उन्होंने उम्मीद जताई है दोस्तों। तो ओवरऑल कुछ हमने टारगेट्स देखे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट कमजोर है तो एचडीएफसी बैंक का भी स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जाए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स एक गाड़ी में बैठे हुए हैं अभी तक, जब तक अभी तक कोई फंडामेंटल चेंज हुआ नहीं है, अनलेस कि आपने जो देखा कि आरबीआई ने जो क्रेडिट कार्ड पर रोक लगाई है, फंडामेंटली अगर कुछ चेंज होता है तो फिर रिव्यू किया जा सकता है इस स्टॉक को। बट फंडामेंटली अभी भी ठीक है, लोन ग्रोथ हो रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो डिविडेंड, ये कहीं पर भी नहीं है, ये हमारे खुद का सोचने का है कि ठीक है एज एन इन्वेस्टर डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक पैसा बचा रही है तो कुछ सोच के ही वो बचा रही है दोस्तों। तो आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए एचडीएफसी बैंक पर, आपका क्या व्यू है, आपके क्या टारगेट्स है, आप क्या शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखने को मिला होगा दोस्तों, कुछ नए टर्म्स आपको जानने मिले होंगे। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। डीमैट अकाउंट आपने अभी भी नहीं खोला है तो नीचे लिंक्स दी हुई है जहां पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट अपने ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।